डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हमने आपसे एक टॉपिक डिस्कस किया था कि गांधी के बिना भारत की स्वतंत्रता का स्वरूप क्या होता। ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज मैं आपसे एक दूसरा इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूं। राष्ट्रवाद के बारे में तो हम लोगों ने काफी चर्चाएं की पीछे भी। अब मैं संप्रदायवाद के विषय में चर्चा करना चाहता। मैं सबसे अहम चीज आपको बताना चाहता कि राष्ट्रवाद, जिसका मॉडल सबसे पहले पश्चिमी यूरोप में विकसित हुआ, यूरोप में इसका प्रसार हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका एक राष्ट्र के रूप में डेवलप किया, वहां सब कुछ ठीक जा रहा था। हाँ, पूर्वी यूरोप में राष्ट्रवाद ने समस्याएं थोड़ी उत्पन्न की, लेकिन यहां पर हमारे विचार का विषय यह है कि यही राष्ट्रवाद जब हमारे यहां आया तो राष्ट्रवाद के समानांतर संप्रदायवाद का विकास क्यों हो गया। और हमने भारत की आजादी देखी, लेकिन आजादी के साथ हमने विभाजन की जहालत क्यों झेल ली, इस पर अब गौर करने की जरूरत है। तो बच्चों, हमारा टॉपिक ये है आज का कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में राष्ट्रवाद के समानांतर संप्रदायवाद का विकास क्यों हुआ। पहले मैं ये दोनों शब्द आपको स्पष्ट करना चाहूंगा। राष्ट्रवाद शब्द को परिभाषित करना चाहूंगा और साथ ही संप्रदायवाद शब्द को भी कभी अर्थ अन्वेषण करना चाहूंगा। राष्ट्र सामान्यतः लोगों के एक समुदाय को कहते हैं जिनका आपस में जुड़ाव होता है, जो एक रीति रिवाज और परंपरा से परिचालित होते हैं, जो एक ऐतिहासिक शक्ति की उपज होते हैं। ये इसकी क्लासिकल परिभाषा है। और ये परिभाषा मुख्य रूप से यूरोप के संदर्भ में, वेस्टर्न यूरोप के संदर्भ में, पश्चिमी यूरोप के संदर्भ में लागू होती है। संप्रदायवाद और कम्युनलिज्म ये एक आधुनिक अवधारणा है। हम हिंदुस्तान में इससे पहले संप्रदायवाद नहीं जानते थे। बिपिन चंद्र ने तो यहां तक कहा है कि संप्रदायवाद उतना ही पुराना है जितना कि ब्रिटिश शासन इंडिया में। संप्रदायवाद का मोटे तौर पर मैं अर्थ बताऊं कि यह संप्रदायवाद की जो सोच है, जो अवधारणा है, वो यह है कि एक विशिष्ट धार्मिक समूह के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हित आपस में समान होते हैं। और जब यह उग्र चरण में पहुंचता है तो मानने लगता है कि एक विशिष्ट धार्मिक समूह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और आर्थिक मूल्य, आर्थिक विशेषताएं दूसरे किसी धार्मिक समूह के इन विशेषताओं के विपरीत जाती है। तो इसका मतलब है संप्रदायवाद अब उग्र में पहुंच चुका है। अब मैं एक मोटे तौर पे एक उदाहरण के द्वारा पर आपको बताना चाहूंगा। कोई अगर किसी से पूछता है कि भाई आप कौन हो, वो बोलता है कि मैं एक ब्राह्मण हूं या एक क्षत्रिय हूं, तो समझ लो वो जातिवादी है, क्योंकि आपकी एक पहचान नहीं है, आपकी अनेक पहचान है। आप बाकी पहचानों को तिलांजलि देकर कहते हो कि मैं ब्राह्मण हूं, तो इसका मतलब आपकी पहली प्राथमिकता जीवन में पहचान की जाती है। आप कहते हो मैं एक हिंदू हूं, एक मुसलमान हूं, इसका मतलब है आप सांप्रदायिक हो, चूंकि आपके 6-7 पहचान है, बाकी पहचानों को आपने दरकिनार कर दिया, सिर्फ कह दिया कि मैं हिंदू या मुसलमान हूं। तो यह संप्रदायवाद यहीं से शुरू हो जाता है कि जब हम अपनी सारी पहचानों को दबाकर एक पहचान पर बल देने लगते हैं। तो सवाल खड़ा होता है कि जब राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ, हम एक राष्ट्र के रूप में गठित हुए और उसी समय संप्रदाय के स्तर पर विभाजित हो गए और एक राष्ट्र के तौर पर हमने आजादी ली, लेकिन दूसरी तरफ हमने अपने हमने भारत का एक भूभाग गवा दिया संप्रदायवाद के नाम पर। ऐसा क्यों हुआ, उसी पर हम चर्चा करेंगे संक्षिप्त में आपके साथ। टॉपिक तो बहुत बड़ा है, इस पर हम बहुत ज्यादा हम लोगों की चर्चा होती रहे तो अभी समाप्त नहीं हो, लेकिन हम चाहेंगे कि आपके कुछ महत्वपूर्ण बातों पर आपका ध्यान इंगित कर दूं। देखिए, पहली चीज, जब पश्चिमी यूरोप में जब राष्ट्रवाद का प्रयोग हुआ था वेस्टर्न यूरोप में, तो उसमें जो नेशन था उसका दूसरा आकार होता था। छोटे छोटे आकार आज भी आप देखेंगे, कम सांस्कृतिक विविधता थी, केंद्रीकृत व्यवस्था थी, केंद्रीकृत सरकार होती थी, छोटे छोटे राष्ट्र के रूप में वो ढल गए। अब जब पूरे विश्व का यूरोपीयकरण हुआ, यूरोपीय साम्राज्यों का विस्तार हुआ, तो दुनिया में जहां भी गए तो उनकी संगति में, उनकी संस्थाओं के संपर्क में, उनके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव से राष्ट्रवाद अन्य महाद्वीपों में फैलने लगा, राष्ट्रवाद जैसी विचारधारा। लेकिन अन्य महाद्वीपों में तो इसने उधम मचाया। आप इसी तरह से कह सकते हो कि बिना किसी डॉक्टर की जांच के कोई एक मेडिसिन दूसरा खा ले तो उसका साइड इफेक्ट भी खराब हो सकता है। तो यूरोपीय राष्ट्रवाद का साइड इफेक्ट हम लोगों को खराब पड़ा, क्योंकि उसमें एक छोटे राष्ट्र और सांस्कृतिक एकरूपता की बात थी, एक भाषा
और एक तरह की संस्कृति के प्रोत्साहन पर बल दिया जाता था। जब वो भारत में आया तो हमारा एक महाद्वीपीय आकार था, विविधता में एक था, और उस चीज को यूरोपीय, तो जब ब्रिटिश प्रशासक यहाँ आए थे, जैसे जॉन स्ट्रेची आया था, तो स्पष्ट कर दिया था कि भाई भारत राष्ट्र नहीं हो सकता, इसमें इतनी तरह की विभाजन है, इतने तरह के आंतरिक विभाजन है, और एक मराठी और बंगाली में इतना ज्यादा फर्क है जितना यूरोप में किसी स्विस और फ्रेंच में भी नहीं। तो भारत कैसे राष्ट्र हो सकता है? चर्चिल ने भी एक राष्ट्र के रूप में इसके अस्तित्व को नकारा ही था। लेकिन जब हम ब्रिटिश के संपर्क में राष्ट्र के रूप में ढलना चाह रहे थे, तो हमने तो मध्यकाल से एक समन्वित संस्कृति का विकास किया था, दैट वाज ए कंप्लीट कल्चर ऑफ इंडिया। और हम एक हिंदू मुस्लिम अलग अलग पहचान पर बल न दे के एक हिंदुस्तानी संस्कृति पर बल दे रहे थे। अब त्रासदी कहां से शुरू हुई उसे हम देखते हैं कि जब ब्रिटिश भारत में आए तो पहले उन्होंने नासमझ थी, क्योंकि भारतीय संस्कृति को वो समझा ही नहीं, बीइंग अ फॉरेनर वो मानकर चल दिया, क्योंकि इससे पहले प्राच्यवादी भी और बहुत सारे यूरोपीय में बहुत सारा भारत के बारे में भ्रम फैलाया था। उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि भारतीय समाज की मुख्य पहचान धार्मिक है, धर्म ही इसके समाज की मुख्य पहचान है। अब देखिए यहीं से कंफ्यूजन शुरू हुआ ऐसा कि जितने भी गैर मुसलमान और गैर ईसाई थे सबको उन्होंने एक हिंदू के रूप में बांध दिया। हालांकि हिंदू शब्द का प्रयोग अरब वालों ने सबसे पहले किया था, लेकिन एज सच अब बौद्ध है, जैन है, भारत में तो जितने मतांतर आए, दृष्टिकोण आए, सबको ब्राह्मणिज्म ने धीरे धीरे अपने आप में चेंज करते हुए, अपने आप में उद्रस्त करते हुए गया। तो एक तरह से समझिए तो भारत में एक समग्र संस्कृति की तरह जरूरत थी। हिंदू का आप कहेंगे तो हिंदू संस्कृति हो सकती है, परंतु धर्म नहीं हो सकता, हिंदुस्तानी संस्कृति हो सकती है, क्योंकि जैन बौद्ध अनेक सिखिज्म सब उसके पार्ट हैं। आप अभी भी देखें कि दक्षिण भारत में हाल फिलहाल एक विवाद उठा, उसके बाद अपने आप को अलग करने वाले लिंगायत भी टेक्निकली हिंदुइज्म से ही थे। तो ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन उन्होंने सबको एक ही पहचान में बांध दिया, और जो इस पंथ को मानने वाले थे उसको सबको हिंदू संप्रदाय घोषित कर दिया। तो पहले ये कॉन्शसनेस तो वहीं से आ गया। दूसरा उन्होंने जनगणना कराई। तो जनगणना में ऐसा नहीं था, हमारे यहाँ जैसे विभिन्न धार्मिक पंथ थे तो उसकी कोई स्पष्ट पहचान नहीं थी, हिंदू मुसलमानों के बीच भी बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स थे जो कंपोजिट कल्चर में आप देखेंगे। अब उन्होंने वाटर टाइट कंपार्टमेंट में बांट दिया, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, इस तरह से बांटना शुरू किया। तो एक विभाजन की चेतना आ गई। वो तो क्लेम करते हैं कि हम जनगणना, अच्छा जनगणना से भारत में राष्ट्रीय चेतना भी विकसित हुई, क्योंकि हम, अब मोदी साहब कहते हैं जब हम 125 करोड़ भारतीय, तो मेरे दिमाग में एक बार आता है कि अच्छा हम सब सारे भारतीय एक हैं, 125 करोड़ भारतीय। तो वो चीज जो आती है वो कहीं ना कहीं हमको एक राष्ट्र के रूप में चेतना प्रदान करती है। लेकिन वहां पर जब जनगणना उसने जाति के आधार पर और संप्रदाय के आधार पर किया, तो दोनों संप्रदायों में ये भी कॉन्शसनेस आ गया कि हमारी संख्या कितनी है। उधर मुस्लिम देख रहे थे अरे हम अल्पसंख्यक हैं, हिंदू देख रहे थे कहीं हम बहुसंख्यक की स्थिति न खो दे, क्योंकि उधर जनसंख्या बढ़ रही है। तो दोनों में एक तरह से कंपटीशन का भाव आ गया। तो एक तो यहां से समस्या शुरू हुई। दूसरी समस्या यह शुरू हुई कि जब पश्चिम की आधुनिकता भारत में आई, तो उसमें भारतीय बुद्धिजीवियों ने उसको अपने अपने ढंग से प्रतिक्रिया दिखाई, जन सामान्य भारतीयों ने भी अपने ढंग से प्रतिक्रिया दिखाई, तो मुस्लिम समुदाय ने उसके प्रति दूसरे ढंग से प्रतिक्रिया दिखाई। अब हम पहले मुस्लिम जो समुदाय है उसमें दो वर्ग थे, एक तरफ कुलीन मुसलमान थे और दूसरी तरफ निम्न वर्गीय मुसलमान थे। तो निम्न तबके के मुसलमान थे वो ब्रिटिश शासन से परेशान थे, उनका शोषण हो रहा था, वो किसान के रूप में जैसे बंगाल में थे तो ब्रिटिश राजस्व अधिकारियों के द्वारा शोषण हो रहा था, जमींदारों के द्वारा शोषण हो रहा था, तो उनमें एक बेचैनी थी शोषण के विरुद्ध। दूसरी तरफ जो मुस्लिम कुलीन थे उन्हें अपना सत्ता खो देने का एहसास था, जो कुछ उसमें शिक्षा प्राप्त भी थे उन्हें इस बात की एहसास था कि भाई हमने अपने सत्ता ब्रिटिश शासन के समय खो दिया। तो एक्चुअली जो मुस्लिम कुलीनों की प्रतिक्रिया हुई और जो जनसामान्य मुसलमानों की प्रतिक्रिया हुई, दुर्भाग्य हुआ कि दोनों धर्म के माध्यम से ही व्यक्त होने लगा। जैसे आप देखिएगा कि मुस्लिम कुलीन में आपने संयुक्त प्रांत में सर सैयद अहमद खान का नाम सुना होगा, जमींदार भी थे और उन्होंने ब्रिटिश शिक्षा भी प्राप्त की थी। तो वो ब्रिटिश आधुनिकता को पहले अपनाया, वेस्टर्न आधुनिकता को, और उन्होंने अपने समाज में पहले सुधार के लिए कदम उठाया, शिक्षा में सुधार, अलीगढ़ कॉलेज, फिर उन्होंने समाज सुधार के लिए पर्दा प्रथा की समाप्ति, कुरान की पुनर्व्याख्या, ये सब करने के क्रम में सर सैयद अहमद खान एक काम कर गए कि उनके दिमाग में यह बात बैठ गई कि भाई मुस्लिमों का उत्थान तभी हो सकता है जब हमको ब्रिटिश की कृपा प्राप्त होगी। अब ये बात आने से एक बहुत बड़ा फर्क पड़ गया कि उन्होंने ब्रिटिश पक्षधर नीति अख्तियार कर ली, और सबसे बड़ा डर उन्हें इस बात का था कि अगर भारत में प्रजातांत्रिक संस्थाओं का
विकास हिंदुस्तान में हो गया तो मुस्लिम तो अस्थायी रूप से बहुसंख्यक हैं, हम अस्थायी रूप से अल्पसंख्यक हैं, तो हम तो और भी पीछे पड़ते चले जाएंगे। तो उनको लगा कोई ऐसा जुगत लगे जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों एक ही एक इकाई बन जाए और दोनों को केवल एक ही एक वोट हो, कम से कम बहुमत और अल्पमत के आधार पर निर्णय ना हो। उन्होंने सोचा कि अगर ब्रिटिश की कृपा रहेगी तो ये दिन दूर नहीं है। उन्होंने घोषित किया कि देखो, हिंदू और मुसलमान दोनों दो कौम हैं और इन दोनों को सिर्फ दो वोट होना चाहिए, एक इधर एक उधर। और ब्रिटिश पक्षधर नीति, उन्होंने मुसलमानों को कहा कि आप राष्ट्रीय आंदोलन वगैरह के कांग्रेस के चक्कर में मत पड़िए, आप उससे दूर रहिए, आपको अपना हित देखना है। अब यहीं से समस्या शुरू हुई कि सर सैयद अहमद खान शिक्षित हैं, बुद्धिजीवी हैं, परंतु उन्होंने भी अपनी पहचान धर्म को मानकर पृथक संप्रदाय के रूप में रियायत प्राप्त करने की कोशिश करने लगे। इधर जो जनसामान्य मुस्लिम पीड़ित हो रहे थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ब्रिटिश का विरोध कैसे करें, क्योंकि विरोध करने के लिए उनके पास कोई आधुनिक विचारधारा नहीं थी। तो आप देखेंगे नॉर्मली क्या होता है कि जो अपने कभी उनके पूर्वज बहुत अच्छे होते हैं और किसी कारण से उनका पतन हो गया होता है, तो जब भी विपत्ति आती है तो अपने पूर्वजों के नाम पर ही शक्ति संचित करने का प्रयास करते हैं। तो वैसे मुसलमान खलीफा के नाम पर शक्ति संचित करने का प्रयास करने लगे कि हाँ, एक समय खलीफा का शासन था जो पूरी दुनिया में हम शासन कर रहे थे। तो वो फिर खलीफा के युग को पुनर्जीवित करने की मांग करने लगे। और ऐसे ही मूवमेंट में आपको फराजी आंदोलन, बहावी आंदोलन, इस तरह के आंदोलन आपको देखने को मिलेंगे। अब ये जो आंदोलन है, इसने पूरे के पूरे कॉम्पोजिशन को ही चेंज कर दिया, क्योंकि जो आंदोलन थे, इस आंदोलन ने इतना ज्यादा मतलब मुसलमानों में एक चेतना तो लाई, लेकिन धर्म की चेतना बढ़ा दी, उसे संप्रदायवाद की चेतना को प्रोत्साहन मिल गया। तो यहाँ कुल मिलाकर चाहे बुद्धिजीवी मुसलमान हो, जनसामान्य मुसलमान हो, अंतोगत धर्म को ही आधार बनाए। अब जस्ट हम यह कहना चाहेंगे कि ये तो दूसरा कारण हुआ। तीसरा कारण कि जब पाश्चात्य विचारधारा भारत में आया तो पाश्चात्य विचारधारा का प्रभाव भारतीयों के एक वर्ग पर पड़ा। जब इस विचारधारा का प्रभाव भारतीयों के एक वर्ग पर पड़ा तो भारतीयों के उस वर्ग ने सुधार और परिवर्तन की दिशा में प्रयत्न शुरू किया। तो जैसे उन्होंने पहले अपनी कमजोरियों को समझा और अपनों कमजोरियों को समझते उन्होंने सुधार की दिशा में प्रयत्न आरंभ किया। तो जब वो सुधार की दिशा में प्रयत्न आरंभ कर रहे थे तो इस क्रम में उन्होंने कुछ पश्चिमी विचारधारा को भी लिया, लेकिन उन्होंने देखा कि भाई एक तरफ पश्चिमी विचारधारा उत्तम है, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें इस बात का भी अफसोस था कि जो पश्चिमी चिंतक है वो कहीं ना कहीं भारतीयों को हीन समझते हैं। वहाँ के जो उदारवादी उपयोगितावादी चिंतक हैं वो कहते थे कि भारतीय समाज सरा गला है, भारतीय पतनशील है और हमें ब्रिटिश विचारों से ही भारत का उद्धार हो सकता है। तो उनके मन में कहीं ना कहीं एक प्रतिक्रिया भी हुई। तो ये पूरे मूवमेंट में आप देखेंगे प्रभाव और प्रतिक्रिया दोनों हुई है। तो जो प्रतिक्रिया हुई, तो प्रतिक्रिया के कारण वो अपनी संस्कृति की तरफ मूव कर गए और सोचा कि चलो हम अपनी संस्कृति, हमारी संस्कृति में भी कई अच्छाइयां हैं। तो आप जो विचारधारा उसमें उदारवाद, व्यक्तिवाद, धर्मनिरपेक्षता जैसी विचारधारा अपनी संस्कृति में ढूंढने लगे। तो इसी क्रम में वो परंपरा की तरफ चले गए। तो वो चले तो पश्चिम के प्रभाव में, लेकिन पश्चिम के विरुद्ध जो प्रतिक्रिया दिखाई उस कारण से परंपरा में चले गए। उसी में कुछ सुधारक इतनी परंपरा में चले गए कि कहीं ना कहीं वो हिंदू संस्कृति की महानता का गुणगान करने लगे। अब वो हिंदू संस्कृति की महानता का गुणगान करने लगे तो मुसलमानों को यह लगने लगा कि भाई इनकी महान उपलब्धियां तो प्राचीन में है, हमारी कहाँ है, हमारी मध्य एशिया में है, पश्चिम एशिया में कहाँ है। तो एक स्वाभाविक रूप से बिलगाव दोनों के बीच शुरू हो गया, क्योंकि दोनों ने समान विरासत को स्वीकार नहीं किया। विरासत एक दूसरे से अलग अलग होने लगे और न चाहते हुए भी हमारा राष्ट्रीय आंदोलन एक गलत दिशा पकड़ता चला गया। अब आगे एक फैक्टर ब्रिटिश, देखिए मैंने पीछे आपको बताया है कि ब्रिटिश ने नासमझी से कुछ काम कर दिया, जैसे जनगणना वाला काम हो, या फिर जेम्स मिल ने ही भारतीय इतिहास की व्याख्या करके हिंदू काल मुस्लिम काल में बांट दिया, या उससे पहले मैंने आपको बताया है कि उन्होंने घोषित किया कि भारतीय समाज या हिंदू जैसी अवधारणा विकसित कर दी। तो ये सब यकीनन उन्होंने नासमझी में किया, लेकिन अब वो जो करने जा रहे हैं वो एक सोची समझी योजना के तहत। जब देखा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवाद का विकास हो रहा है और ब्रिटिश शासन के लिए खतरा हो सकता है, तो उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए जानबूझ के संप्रदायवाद को प्रोत्साहन देना शुरू किया। इसका नतीजा है 1909 का पृथक निर्वाचन। इसका नतीजा है 1919 में उसका और विस्तार, और 1909 से 1945 तक आप आएंगे तो उनका जो हर कदम है
वो मुस्लिम संप्रदायवाद को प्रोत्साहन देने वाला लगेगा, जो ब्रिटिश की सोची समझी योजना होगी। अब धीरे धीरे जैसे जैसे एक विडंबना यह है कि जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन गहराता गया, वैसे वैसे संप्रदायवाद जैसी चेतना भी मजबूत होती गई। पहले तो सर सैयद अहमद खां थे, फिर 1916 के बाद लीग के प्रभावी नेता के रूप में, आप कह सकते हैं एकमात्र प्रभावी नेता के रूप में जिन्ना का उद्भव हुआ। अब जिन्ना साहब तो थोरोली अंग्रेजियत थी उनमें, उनके बारे में कहा जाता है स्कॉच विस्की पीते थे, रोजा नवाज से कोई मतलब नहीं था, सिगार पीते थे। इसी आधार पर हमारे एक बहुत ही रेस्पेक्टेड लीडर आडवाणी जी ने उनको धर्मनिरपेक्ष भी करार दिया था। लेकिन वो व्यक्तिगत जीवन में जो भी धर्मनिरपेक्ष रहे हों, लेकिन उन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर में धार्मिक हथकंडा का भरपूर इस्तेमाल किया और कहा कि हिंदू और मुसलमान दोनों दो राष्ट्र हैं, दोनों को अपना भूभाग क्षेत्र और अपना अलग राष्ट्र चाहिए। कियन पन्नीकर एक महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं। कियन पन्नीकर ने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि देखिए, हिंदू और मुसलमान 700-800 वर्षों तक साथ रहते हुए एक समन्वित संस्कृति का विकास किया। तो समन्वित संस्कृति कहाँ है? तो वह उस भाषा, कला, साहित्य, विचारधारा, धर्म, जीवन पद्धति, पहनावा और हवा, खान पान, हर जगह है। धर्म उसका एकमात्र भाग है, लेकिन समन्वित संस्कृति के बाकी फैक्टर्स को, बाकी कारक को आप अस्वीकार कर दो और केवल धर्म को आधार बनाकर ये घोषित करो हिंदू और मुसलमान दोनों दो राष्ट्र है। ये कहां का न्याय है? अब ये रहा जिन्ना साहब की बात, लेकिन एक दुखद बात हो गई कि घृणा से घृणा को बढ़ावा मिला। उधर मुस्लिम संप्रदायवाद के जवाब में हिंदू सांप्रदायिक चेतना विकसित होने लगी। इसी में आते हैं हमारे एक बहुत ही महान नेता जिनका नाम है वीडी सावरकर। राष्ट्रीय आंदोलन में उनका कितना बड़ा योगदान है, अगर उनकी हैसियत देखनी है तो कहीं पोर्ट ब्लेयर जाइए और सेलुलर जेल में देखिए कि उसके चप्पे चप्पे में सावरकर की महानता और उसके महान समर्पण की झलक आपको मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य हुआ कि जब सावरकर 1913 में जेल से निकल कर आए तो हिंदुत्व राजनीति की तरफ आकर्षित हो गए। और सावरकर ने जो भारतीय राष्ट्रवाद को परिभाषित किया, उसके लिए एक टर्म आता है, आप अगर वैसे भी देखेंगे तो आजकल भी चर्चा में प्राय आती है, कल्चरल नेशनलिज्म। कल्चरल नेशनलिज्म, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। अब ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद क्या है? तो उनका कहना था सावरकर का कि देखिए, ये जो राज्य है वो राजनीतिक इकाई है, इसमें सभी रह सकते हैं, लेकिन राष्ट्र एक दूसरी चीज है। राष्ट्र एक पहचान का नाम है और भारत में यह पहचान हिंदू धर्म से आती है। इसलिए जो हिंदू नहीं है उनके लिए फिर राष्ट्र बड़ी मुश्किल है सिद्ध करना। और उन्हें दूसरी बात यह कह दी कि भारतीय राष्ट्र में वही है जिसकी मातृभूमि और धार्मिक स्थल दोनों भारत में हो, और जिनका धार्मिक स्थल भारत में नहीं है उनको भारतीय राष्ट्र का सदस्य नहीं माना जा सकता। अब आप बताइए, इसमें मुस्लिम और ईसाई दोनों छूट रहे थे। तो अगर जिन्ना साहब ऐसा कहते हैं कि हिंदू मुसलमान दोनों दो राष्ट्र हैं, तो ये बात तो समझ में आती है, क्योंकि उनका तो मकसद ही था कि हम एक पृथक क्षेत्र ले जाएं। लेकिन हमारे महान नेता भी अगर ये सिद्ध करते हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं राष्ट्र होने में उन्हें परेशानी है, तो वो तो धोखे से जिन्ना का काम कर जाते हैं। तो हमारे जो हिंदू संप्रदायवाद की तरफ से जो, या हिंदू नेताओं की तरफ से जो हुआ, वो एक बड़ा खेद की बात हुई, क्योंकि प्रकारांतर से इसका फायदा लीग को मिल गया और इससे और भी चेतना, विभाजन की चेतना बलवती गई। अब आप देखेंगे तो राष्ट्रीय आंदोलन का एक विडंबना यह है कि जब राष्ट्रवाद अभिजात्य चरण पर था तो संप्रदायवाद भी अभिजात चरण पर था। जब राष्ट्रवाद जन चरण पर आया तो संप्रदायवाद भी साथ ही साथ आता गया। अब आप देखेंगे जैसे 1929 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया, तो उसी 1929 में जिन्ना ने दिल्ली घोषणा पत्र लाया और 14 सूत्री मांगे रख दी। 1937 में पहली बार जब प्रांतों में देशी सरकारें स्थापित हुई, तो 1940 में जिन्ना ने लाहौर अधिवेशन पृथक प्रांत का प्रस्ताव ले आया। 1942 में जब इधर कांग्रेस ने नारा दिया भारत छोड़ो आंदोलन और भारत में उग्र आंदोलन शुरू हुआ स्वतंत्रता के लिए, तो उधर लीग ने नारा दिया लड़ कर लेंगे पाकिस्तान। तो धीरे धीरे दोनों आगे बढ़ते रहे और परिणाम हुआ, एक साथ हमें स्वतंत्रता भी मिली और साथ ही विभाजन भी मिला। अब
देश में कुछ ऐसे लीडर्स और ऐसी पार्टियां थी जो धर्मनिरपेक्ष होने का दम्भ भरती है, लेकिन उनकी विफलता क्या रही जिस कारण से विभाजन हुआ। लेकिन ये हमारी चर्चा का एक अलग टॉपिक होगा, वह होगा कि अब भारत के विभाजन को रोका जा सकता था, वहां हम इस चीज की चर्चा करेंगे। मेरे स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू लेटर।